क्वांटम मैकेनिक्स में अभी तक आप लोगों ने फिलोसफी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेटर अलजेब्रा को पढ़ा, ऑपरेटर अलजेब्रा की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा। प्रॉपर्टी नंबर 5 कोम्यूटेटर के ऊपर हमने अच्छा खासा फोकस किया, जिसके अंदर हमने बहुत सारे जनरल एक्सप्रेशन याद किए। कोम्यूटेटर ऑफ पोजीशन मोमेंटम का देखा, पोजीशन एंगुलर मोमेंटम का देखा, मोमेंटम इंटू एंगुलर मोमेंटम का देखा, या फिर एंगुलर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम के साथ देखा। उन सभी के हमने जनरल एक्सप्रेशन को अच्छे से याद किया। फिर हम आगे बढ़े, हमने हर्मिटिसिटी को देखा, फिर हमने देखा कि किस ऑपरेटर को आप किस तरीके से हर्मिशन प्रूव कर सकते हो। प्रूव करने के लिए हम लोगों ने डैगर मेथड को पढ़ा, डैगर मेथड के डैगर की फीचर्स को देखा कि क्या हमारे डैगर के कुछ फीचर्स होते हैं। उसकी हेल्प से हम लोगों ने मोमेंटम को और काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर को हर्मिशन प्रूव किया। उसके साथ साथ हमने कुछ और ऑपरेटर को हर्मिशन प्रूव कर देखा। उसके बाद हम लोगों ने थ्योरम्स पढ़ी, किससे रिलेटेड, हर्मिटिसिटी से रिलेटेड हमने कुछ थ्योरम पढ़ी। थ्योरम नंबर 1 क्या थी आपके पास, समेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। उसके बाद आपने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर इज हर्मिशियन व्हेन दे कोम्यूट। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि कोम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन, या फिर एंटी कोम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ और प्रॉपर्टीज हर्मिशियन को लेकर, हर्मिटिसिटी को लेकर, और हम लोग पढ़ेंगे आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होता है, और हमारी आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे हर्मिशन ऑपरेटर की, और हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी हर्मिशन ऑपरेटर की। सबसे पहले तो हमने देखा था कि समेशन ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर, समेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपका ए हर्मिशन है, बी हर्मिशन है, तो आपका ए प्लस माइनस बी क्या होगा, ऑलवेज हर्मिशियन। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर इज हर्मिशियन व्हेन दे कोम्यूट। जैसे कि अगर आपके पास ए हर्मिशन है, बी हर्मिशन है, तो ए बी आपका कब हर्मिशन होगा, ए बी आपका तभी हर्मिशन होगा जब ए बी इजकल टू बी है। अगर ए बी इजकल टू बी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपके ए और बी क्या कर रहे हैं, को म्यूट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की बातें हम लोग कर चुके हैं, जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं बस इस चीज़ को। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि कोम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर, कोम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशन। अगर आपके पास कोई दो ऑपरेटर ए और बी हर्मिशन है, तो जो आपका उसका कोम्यूटेटर होता है, ए बी का कोम्यूटेटर क्या हो गया, ए बी माइनस बी, क्या निकलेगा, ये एंटी हर्मिशन निकलेगा। आप इसको इस तरीके से बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो कि एंटी कोम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। एंटी कोम्यूटेटर मेरा क्या होता है, ए बी का एंटी कोम्यूटेटर ऐसे लिखता हूं मैं, वो मेरा क्या होता है, वो मेरा होता है ए बी प्लस बी ए, और ये मेरा क्या होगा, हर्मिशियन होगा। अगर आपके पास कोई दो ऑपरेटर हर्मिशियन है, तो उसका कोम्यूटेटर एंटी हर्मिशियन, उसका एंटी कोम्यूटेटर हर्मिशियन। इन प्रॉपर्टीज़ की बात हम लोग कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ और पढ़ेंगे जो हमारी होती है हर्मिटिसिटी की। कुछ दो प्रॉपर्टीज़ और हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपकी जो आइगन फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैं आपको जितनी मैंने अभी तक क्लास कराई है क्वांटम केमिस्ट्री की, इन सभी के मैं आपको आज एक नोट्स देने वाला हूं, जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूं, जो मैं आप यहाँ पर नोट्स देख सकते हो। इन नोट्स को मैं आज आपको देने वाला हूं। नोट्स को पाने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप वहाँ पर देख सकते हो, उन्होंने लिखा होगा डाउनलोड क्वांटम केमिस्ट्री नोट्स। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसके नोट्स मैंने आपको वहाँ पर दी हैं। जैसे कि अगर मैं आपको पेन से यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे मैं कोई टिक लगा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको नोट्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ जिस तरीके से अगर मैं सब मार्किंग हटा देता हूँ, तो आपको इस तरीके के नोट्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे। मेरा जो पहले प्लान था, वो मेरा प्लान ये था कि मैं आपको पूरा चैप्टर पहले कंप्लीट कराऊँ, उसके बाद जो है मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ। जैसे कि क्वांटम केमिस्ट्री का जब मैं लास्ट लेक्चर आपको करा रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं आपको इकट्ठे सारे के सारे नोट्स दे दूँगा। पर अभी पिछले 2-3 दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो इसीलिए मैं काम करता हूँ, मैं आपको क्वांटम केमिस्ट्री के 5 या 6 लेक्चर के बाद जितने भी इकट्ठे नोट्स होते हैं, आपको मैं हर 5 लेक्चर के बाद प्रोवाइड करा दिया करूँगा। और साइडवेज मैंने थर्मोडायनेमिक्स शुरू करा रखी है, उसके मैंने अभी तक नोट्स नहीं दिए हैं। तो जब मेरे थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसके अंदर मैं आपको थर्मो के भी जितने नोट्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको PDF की फॉर्म के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आज की क्लास के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज़ कराऊंगा जो बची हुई है हर्मिटिसिटी की। हम लोग बात करेंगे आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन फंक्शन इक्वेशन क्या होता है। और क्लास ख़त्म करने के साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ आज, जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं CSIR नेट के अंदर भी, गेट के अंदर भी, IIT जैम के अंदर भी,
और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी तक पूछे नहीं गए लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं आपको वो भी दूंगा। तो उसकी पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आज के लेक्चर के अंदर मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा, आप उस क्वेश्चन सीरीज़ को डाउनलोड कीजिए, 15 से 20 क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए, घर बैठ के करने की कोशिश कीजिए। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस के ऊपर मैंने वो क्वेश्चन सीरीज़ बनाई है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो और घर बैठ के उसे कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। अगर मुझे कमेंट नहीं मिले तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसके सॉल्यूशंस नहीं कराऊंगा, मैं समझूंगा कि आपको सब की सब आ गया। और आज के लेक्चर के एंड होने से मतलब हमारी जो ऑपरेटर अलजेब्रा है, जो हम पढ़ रहे थे अभी तक ऑपरेटर अलजेब्रा को, जहाँ पर हमने ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ देखी, कम्यूटेटर को देखा, हर्मिटिसिटी को देखा, जो हम भी देख रहे हैं, जब ये हमारा खत्म हो जाएगा तो आपका ऑपरेटर अलजेब्रा वाला पोर्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। और ऑपरेटर अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं CSIR नेट के अंदर और गेट के अंदर, उन सभी की जो है मैं आपको एक पेज के अंदर लिखकर उसकी पीडीएफ बना के आज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं। तो आप उन सभी क्वेश्चंस को करके देखिएगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे गए हैं नेट के अंदर, उन्हीं क्वेश्चंस की बात की हुई है। आप सभी क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। उनमें से आधे क्वेश्चन तो मैंने क्लास के अंदर भी कराए हैं, लेकिन आप फिर भी सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करके देखना। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले उन क्वेश्चंस को करा दूंगा आपको, किस तरीके से आप उसे करते हैं। उसके बाद आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे आज। नोट्स मिलने के बाद आप उन नोट्स को भी पढ़िएगा किस तरीके से नोट्स है। बाकी मैं चाहता हूँ कि अपने नोट जो है वो खुद बनाएं। अगर आप यहाँ से देखकर अपने नोट्स खुद उतारोगे तो आपको थोड़ा बहुत याद होता है लिखते लिखते। और क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आप लोग जितना हो सके उतना बोल बोल के याद करो। मैं आपको इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक रीकैप देता हूँ। आप उस रीकैप को आप भी बोलना सीखो। आप डेली क्वांटम केमिस्ट्री का रीकैप अपने मन के अंदर बोला करो। आप बोला करो हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज ऑपरेटर पढ़ा, ऑपरेटर अलजेब्रा की 5-6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी ये थी, दूसरी प्रॉपर्टी ये थी, तीसरी ये थी। तो उसे मन मन में बोलना सीखो। बोलना सीखोगे तो आपको याद रहेगा। और क्वांटम केमिस्ट्री ऐसा चैप्टर है, अगर आपको आगे बढ़ना है इस चैप्टर के अंदर तो आपको पीछे की जो बेसिक नॉलेज है वो अपने साथ रखनी पड़ेगी हर टाइम। अगर मैं बात करूं जो मैंने अभी आज ऑपरेटर अलजेब्रा ख़त्म करूंगा, इसका यूज़ हम पूरी क्वांटम के अंदर करने वाले हैं। समथिंग अराउंड 50 से लेकर 60 लेक्चर आएंगे क्वांटम केमिस्ट्री के इस सीरीज़ के अंदर, जहां पे मैं बात कर रहा हूं क्वांटम केमिस्ट्री CSIR नेट की प्रिपरेशन के लिए। 50 से लेकर 60 लेक्चर आने वाले हैं क्वांटम केमिस्ट्री के। उसके अंदर आपको हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। जो जितना हम अब तक पढ़ चुके हैं इसकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ेगी। तो इसे आप बार बार याद रखिए। एज ए रीकैप आप उसे दिमाग के अंदर डालिए। एज ए रीकैप उसे डेली बोलनी है। 5 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं बोलने के अंदर। आप धीरे धीरे उसको 1 बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो अब एक्स्ट्रा ज्ञान बांटने से अच्छा कुछ फ़ायदा है नहीं। तो क्लास को शुरू करते हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। किसकी? हर्मिशन की। आज हम बात करेंगे चौथी प्रॉपर्टी की। लेकिन चौथी प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, आइगन फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि आखिर आइगन वैल्यू फंक्शन होती क्या है। तो मान लीजिए आइगन वैल्यू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, बेसिकली आइगन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जब उस फंक्शन के ऊपर आप ऑपरेटर को लगाते हो तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करता। जैसे कि आपके पास कोई ऑपरेटर है साई, उसके ऊपर आपने कोई ऑपरेटर लगाया ए, तो जब आप ऑपरेटर को लगाओगे आपको पता है ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है। जब आप ऑपरेटर को किसी फंक्शन के ऊपर लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक नया फंक्शन मिलेगा। अब जब आपको नया फंक्शन मिलेगा तो उस नए फंक्शन के अंदर जो हमारा पुराना फंक्शन था उसकी आइडेंटिटी लूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास पहले कोई फंक्शन था साई, तो जो आपके पास नई चीज़ निकल कर आएगी वो भी क्या निकल कर आनी चाहिए? साई निकल कर आनी चाहिए। साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं होगा तो हम उसे 1 मान लेंगे। तो आपके पास निकल कर आया कोई कांस्टेंट या फिर वही फंक्शन। जैसे कि मैं बात करता हूँ, अगर आपके पास यहाँ पर कोई ए ऑपरेटर है, मैं इस ए ऑपरेटर को लगा रहा हूँ साई फंक्शन के ऊपर, और अगर आपके पास कोई कांस्टेंट इनटू में वापस से फंक्शन निकल कर आ गया, दैट मीन्स ये जो आपका फंक्शन है, ये जो आपका साई है क्या होता है? ये साई जो है क्या होगा? आइगन फंक्शन होगा, राइट। जो मेरे बात कर रहा था मैं ए की, ए आपका क्या है? ये तो आपका ऑपरेटर है। आपने इस ऑपरेटर को अप्लाई किया आइगन फंक्शन के ऊपर। इस आइगन फंक्शन ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करी और आपको रिजल्ट में क्या मिला? कांस्टेंट इनटू में आइगन फंक्शन, कांस्टेंट इनटू में आइगन फंक्शन। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो आप ऑपरेटर यूज़ करते हो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वो सारे के सारे कैसे होते हैं? वो सारे के सारे लीनियर होते हैं और हर्मिशन होते हैं। हर्मिशन ऑपरेटर कैसा ऑपरेटर होता है जो कैसी वैल्यू देगा? रियल वैल्यूज़ देगा। तो अगर आप इस ऑपरेटर को बात करो, अगर ये ऑपरेटर मेरा क्वांटम केमिस्ट्री में इसे यूज़
करूँगा तो जो आपके पास ये ए वैल्यू निकल कर आएगी, कैसे निकल कर आएगी, ये भी रियल निकल कर आएगी। अगर आपके पास ऑपरेटर हर्मिशियन होगा तो जो आपके पास निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, वो रियल निकल कर आएगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं, अगर आपने किसी ऑपरेटर को लगाया तो आपका ए क्या हो गया, ए आपका ऑपरेटर हो गया, साई क्या हो गया, साई आइगन फंक्शन हो गया। ए आपको क्या, ए को आप क्या बोलते हो, जो आपके पास कांस्टेंट इनटू में फंक्शन होता है तो उस कांस्टेंट को क्या बोलते हो आप, कांस्टेंट को बोलते हो आइगन वैल्यू। साई क्या हो गया, आपका आइगन फंक्शन हो गया। ये और ये साई तो आपका सेम है, दोनों क्या है, साई साई क्या है, साई साई तो हो गया आपके आइगन फंक्शन। जो आपका ए ऑपरेटर था उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप ऑपरेटर बोलते हो। जो आपका ए कांस्टेंट निकल रहा है इसे क्या बोलते हो आप, आइगन वैल्यू बोलते हो। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि आखिर क्या होती है आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ एन ऑपरेटर इफ द फंक्शन डजंट लूज इट्स आइडेंटिटी, ऑपरेटर को ऑपरेट करने के बाद अगर फंक्शन अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, देन इट इज नोन एज आइगन फंक्शन एंड द कांस्टेंट वैल्यू अटैच विद द फंक्शन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आपने अगर ए ऑपरेटर को लगाया साई के ऊपर तो आपके पास एक कांस्टेंट निकल कर आया और आपके पास एक वापस से जो आपने फंक्शन लिया था स्टार्टिंग में वही फंक्शन वापस से निकल कर आ गया। तो ये जो आपका कांस्टेंट होता है ये तो आपका किसे आप क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो आइगन वैल्यू। इसे आप क्या बोलते हो, आइगन वैल्यू। और जो आपके पास ये फंक्शन है इस फंक्शन को आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आइगन फंक्शन। और ये जो पूरी इक्वेशन है, जो पूरी यहाँ पे इस चीज़ को आप क्या बोलोगे, ए साई इक्वल टू ए छोटा ए साई को आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे आइगन वैल्यू इक्वेशन। इसे आप बोलते हो आइगन वैल्यू इक्वेशन। ए साई इक्वल टू छोटा ए साई क्या हो गया, आइगन वैल्यू इक्वेशन हो गया। ए कैप क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। साई क्या हो गया, आइगन फंक्शन हो गया। छोटा ए क्या हो गया, आइगन वैल्यू हो गया। आपको इनका नाम पता होना चाहिए, किसका नाम किसको मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसे आप क्या बोलते हो, पूरी इक्वेशन को आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हो। फिर से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ एन ऑपरेटर इफ फंक्शन डजंट लूज इट्स आइडेंटिटी देन इट इज नोन एज आइगन फंक्शन एंड द कांस्टेंट वैल्यू अटैच विद द फंक्शन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू एंड द होल ऑपरेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन। पूरे के पूरे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास जो ऑपरेटर है वो क्या है, डी बाय डी एक्स है और आपके पास साई क्या है, साई आपके पास है ई रेज़ टू द पावर ए एक्स। तो जब आप इस ऑपरेटर को इसके ऊपर अप्लाई करोगे, जब आप ऑपरेटर को क्या करोगे, साई के ऊपर अप्लाई करोगे, पहली प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, ऑपरेटर हमेशा फंक्शन के लेफ्ट साइड से लगेगा। तो आपने ऑपरेटर को यहाँ पर कहाँ लगाया, ऑपरेटर को आपने लगाया लेफ्ट साइड से। तो आपने क्या लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू दी पावर ए इंटू में एक्स। डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले में आपको करा चुका हूँ, आपको अब डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए। आपको सारे के सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अब पता होने चाहिए। अब हम उन्हें अप्लाई करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसके बाद एवरेज वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो अब इस स्टेज के बाद जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, अभी तक आज आपका ऑपरेटर अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। तो इस स्टेज के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। तो आपको सारे के सारे डिफ्रेंशिएशन, सारे के सारे इंटीग्रेशन याद होने चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आगे जाकर आने वाले हैं उनकी वैल्यू मैं आपको वहीं पर याद दिलाऊंगा कि क्या उनकी वैल्यू होती है। उसी टाइम याद करेंगे तो आपको याद भी इजीली हो जाएगी। तो आप लेक्चर देखिए, अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं आते तो e की पावर x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन तो होता है e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का होता है e की पावर x। अगर बात करूँ e की पावर ax का क्या होता है तो आपका a तो बाहर निकल जाता है, कांस्टेंट होता है, a इंटू में e की पावर ax होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको मैंने कर दिया a इंटू में e की पावर ax। अब आप इसको कंपेयर कीजिए आइगन वैल्यू इक्वेशन को। आपका ये क्या था, आपका ये था ऑपरेटर, यानी कि आप इसको ए कैप लिख दो। ये आपका क्या है, ये आपका फंक्शन है यानी कि साई है। उसके बाद आपका क्या निकला, ये आपका कांस्टेंट निकल गया, इसको आप ए ही कर दो। ये आपका क्या है, वापस से आपका फंक्शन निकल कर आ गया। जो आपने स्टार्टिंग में फंक्शन लिया था वही फंक्शन आपका बाद में निकल कर आ गया। ई रेज टू दी पावर ए एक्स आपने लिया था और ई रेज टू दी पावर ए एक्स इंटू में ए, कोई कॉन्स्टेंट का मल्टीपल आपका रिजल्ट में निकल कर आ गया। तो ये बेसिकली एक तरीके से क्या बन गई, आइगन वैल्यू इक्वेशन बन गई, जहाँ पर आपका डी बाई डी एक्स क्या है, ये एक ऑपरेटर है। आपका साई क्या है, साई आपका ई रेज टू दी पावर ए एक्स है। आपका ए क्या है, आइगन वैल्यू है, जो कांस्टेंट है अटैच किसके, फंक्शन के साथ। उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं आइगन वैल्यू बोलता हूँ। तो आपका ए क्या हो गया, आइगन वैल्यू हो गया। ई रेज टू दी पावर ए एक्स क्या हो गया, साई हो गया। एक एग्जांपल आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो आप, डबल डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे किसका, साइन ए एक्स का, अगर आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे, इस ऑपरेटर को लगाओगे तो आप इसको किस तरीके से अप्लाई करोगे। सेकंड प्रॉपर्टी थी ऑपरेटर की, अगर आप ऑपरेटर का स्क्वायर लगा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहले ऑपरेटर का स्क्वायर करना है फिर फंक्शन के ऊपर लगाना है। इसका मतलब ये है कि आपको ऑपरेटर को 2 बार ऑपरेट करना है, यानी कि आपका जो डी बाई डी एक्स है, आपको डी बाई डी एक्स को 2 बार ऑपरेट करना है। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि आपको ऑपरेटर को क्या करना है, 2 बार अप्लाई करना है। मैं आपको हर एक एग्जांपल के साथ बार बार प्रॉपर्टी इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि हमें आगे जाकर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इन चीज़ों की। और मैं
आपसे बोल रहा हूँ कि आप जो अभी तक मैंने लेक्चर बताए हैं आपको 5 लेक्चर और जो आज का मिलाकर, इन सब चीज़ों को तो आपको मुँह जुबानी सब कुछ याद होना चाहिए। एक एक प्रॉपर्टी, एक एक चीज़ आपको याद होना चाहिए। मैंने सब कुछ कनेक्टिंग के अंदर पढ़ा है आपको, किस तरीके से चीज़ें बनती है, किस तरीके से ऑपरेटर बना है, कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, कौन सा ऑपरेटर लीनियर होता है, कौन सा कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम का कम्यूटेटर क्या होता है, मोमेंटम का क्या होता है, पोजीशन का क्या होता है, उन सभी चीज़ों को हम जो लेते हुए चले हैं अभी तक, आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है आगे जाकर। तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। तो अगर मैं d² इंटू में साइन का x निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, dx इंटू में साइन का x। तो पहले मैं इसको ऑपरेटर, इस वाले ऑपरेटर को अप्लाई करूंगा, क्या निकल कर आएगा, साइन x का क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x होता है। और साइन x का क्या होता है, अगर आपके पास साइन ax है, अगर आपके पास साइन ax है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा a इंटू में कोस का ax, a इंटू में कोस का ax। तो क्या निकल कर आ गया आपके पास, a इंटू में कोस का ax निकल कर आ गया। उसके बाद आपका d/dx लीनियर ऑपरेटर होता है। लीनियर ऑपरेटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑपरेटर और फंक्शन के बीच में अगर कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल देता है। यहाँ पर आप देखिए कोस ax आपका क्या है, फंक्शन है, ये आपका क्या है, ऑपरेटर है। d/dx आपको पता है कैसा होता है, d/dx होता है लीनियर ऑपरेटर। अगर आपका d/dx एक लीनियर ऑपरेटर है तो वो कांस्टेंट को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो a को मैंने क्या कर दूँ यहाँ से बाहर निकाल दिया, a को मैंने बाहर निकाल दिया। d/dx किसका बच गया, कोस ऑफ ax का बच गया। कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, कोस ऑफ ax का डिफरेंशिएशन माइनस a इंटू में साइन का ax। तो यहाँ आपका क्या निकल के आएगा, इसका डिफरेंशिएशन निकल कर आएगा माइनस का a इंटू में साइन ऑफ ax, राइट। इस वाले a को मैं इस वाले a से मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्या हो गया, माइनस का a² इंटू में साइन का ax। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, आप कहाँ से स्टार्ट किया था, आपने स्टार्ट किया था साइन ऑफ ax से, आप पहुँच कहाँ पर गए, माइनस का a² इंटू में साइन ax से। आपने ऑपरेटर किसके ऊपर लगाया, आपने ऑपरेटर लगाया फंक्शन के ऊपर, आपके पास रिजल्ट निकल गया a इंटू में अब इसको कोई भी कॉन्स्टेंट बोल लो, c इंटू में साई, a साई से शुरू हुए c साई आ गए। इसका मतलब ये कैसे इक्वेशन है, ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है। और जो आपकी c की वैल्यू है यानी कि जो आपका a² है, ये माइनस का a² है, ये आपका क्या है, ये आपकी है आइगन वैल्यू। तो इस तरीके से आप डिटरमाइन करते हो आपके पास कौन सा फंक्शन आइगन फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन आइगन फंक्शन नहीं होता। अगर वो आइगन फंक्शन है तो आपको किस तरीके से चेक करना है, आपको क्या करना है, आपको उस फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर को लगा के देख दो। अगर आपके पास उस फंक्शन ने अगर अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की, इसका मतलब वो जो फंक्शन है आपके पास वो कैसा है, वो आइगन फंक्शन है। अब देखते हैं कि आपके पास क्या सारे फंक्शन ही आइगन फंक्शन होते हैं, ऐसा नहीं होता, सारे फंक्शन आइगन फंक्शन नहीं होते। उसके भी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप d/dx कर रहे हो साइन ऑफ ax का, साइन ax आपके पास कोई फंक्शन है, साई इक्वल टू क्या है, साइन ऑफ ax है। आपको ऑपरेटर क्या दिया गया है, ऑपरेटर आपको दिया गया है d/dx। आपको चेक करना है कि साइन ax है वो मेरा आइगन फंक्शन है या नहीं है। तो आप ऑपरेटर को साई के ऊपर लगा के देख लो, अगर इंटू में अगर साई वापस से निकल कर आ गया, इसका मतलब आपका जो ये ऑपरेटर है वो कैसा है, आइगन फंक्शन है। अगर साई नहीं आया, कोई और फंक्शन आ गया तो ये आइगन फंक्शन नहीं है। तो जब आप dx/dx करोगे तो क्या निकल कर आएगा, a इंटू में कोस ऑफ ax। आपने शुरू किया साइन ऑफ ax से, निकल कर क्या आ गया, कोस ऑफ ax इंटू में कॉन्स्टेंट। लेकिन आपका जो साई था स्टार्टिंग का वो साई सेम नहीं रहा, ये तो कोई नया फंक्शन आ गया। इसका मतलब जो आपका फंक्शन है साइन इंटू में ax, ये क्या है, आइगन फंक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल नीचे देख लो। मान लो अगर आपके पास ये आपने अभी भी किया ही है d² इंटू में साइन x, यहाँ पर क्या निकल कर आया था, माइनस का a² इंटू में साइन ऑफ ax। साई से स्टार्ट किया यानी कि साइन ax से स्टार्ट किया, साइन ax वापस मिल गया, तो ये आपका क्या था, ये आपका आइगन फंक्शन था। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आइगन फंक्शन नहीं होते। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका फंक्शन कभी किसी ऑपरेटर के साथ आइगन फंक्शन वैल्यू को ओके करे, कभी वो कोई वही सेम फंक्शन किसी और ऑपरेटर के साथ आइगन वैल्यू फंक्शन को फॉलो ना करे। आप इसी केस में देख रहे हो, यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या था, हर बार आपका फंक्शन दोनों बार क्या लिया आपने फंक्शन लिया साइन ऑफ ax, दोनों केस में आपने क्या लिया, सेम फंक्शन लिया। यहाँ पर ऑपरेटर क्या था, d/dx, यहाँ पर ऑपरेटर क्या था, d²/dx। तो इस ऑपरेटर के साथ तो ये क्या कर रहा है, आइगन फंक्शन वैल्यू को, आइगन फंक्शन इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन d²/dx² के साथ क्या कर रहा है, आइगन फंक्शन इक्वेशन को ये फॉलो कर रहा है। तो कोई भी फंक्शन ऐसा हो सकता है कि किसी ऑपरेटर के साथ आइगन फंक्शन इक्वेशन को फॉलो करे, किसी और ऑपरेटर के साथ किसी और फंक्शन के साथ आइगन फंक्शन इक्वेशन को फॉलो ना करे। तो ऐसा भी हो सकता है, उस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। उसके बाद क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इफ एनी कॉन्स्टेंट इज अटैच विद आइगन फंक्शन, अगर आपके पास कोई फंक्शन है वो आइगन फंक्शन है, अगर उस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट अटैच है तो इट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू। अगर आपके पास कोई आइगन फंक्शन इक्वेशन होती है a साई इंटू में a छोटा a साई, तो ये आपका a क्या होता है, a आपका होता है आइगन वैल्यू।
आपको ये प्रॉपर्टी कह रही है अगर आपके पास कोई कांस्टेंट अटैच है आइगन फंक्शन के साथ, अगर साई के साथ कोई कांस्टेंट अटैच है तो वो अफेक्ट नहीं करेगा छोटे ए की वैल्यू को, वो अफेक्ट नहीं करेगा आइगन वैल्यू को। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, आपने थोड़ी पहले देखा कि जो आपका e रेज़ टू द पावर ax था, ये क्या था, ये आपके पास एक आइगन फंक्शन था, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन क्या ले लिया, e रेज़ टू द पावर 5x ले लिया, एक ही जगह मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। तो यहाँ पर आपका कांस्टेंट किस साथ अटैच है, यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट है फंक्शन के साथ वो क्या है, 1। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो क्या है, 1 है, राइट। तो e रेज़ टू द पावर 5x का डिफरेंशियल क्या होगा, 5 इंटू में e रेज़ टू द पावर 5x, e रेज़ टू द पावर 5x स्टार्ट हुए थे, e रेज़ टू द पावर 5x मिल गया। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन आइगन फंक्शन है। लेकिन यहाँ से आप आइगन वैल्यू देखोगे तो क्या देखोगे, आप देखोगे यहाँ पर 5 निकल कर आई है आपके पास आइगन वैल्यू। तो पहले केस के अंदर आइगन वैल्यू क्या निकल कर आ गई, पहले केस के अंदर आइगन वैल्यू निकल कर आ गई 5। अब देखते हैं सेकंड केस। आपने क्या किया, आपने आइगन फंक्शन के साथ किसी कांस्टेंट को जोड़ दिया। अब आपकी प्रॉपर्टी कह रही है अगर आपने किसी भी फंक्शन के साथ, किसी भी आइगन फंक्शन के साथ अगर आपने किसी कांस्टेंट को जोड़ा तो वो आइगन वैल्यू के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगी। चलिए देखते हैं कैसे नहीं करती। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने e रेज़ टू द पावर 5x से e रेज़ टू द पावर 5x को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद आपने इसके ऊपर क्या किया, ऑपरेटर को अप्लाई किया। अब ऑपरेटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करेगा, कांस्टेंट को यहाँ से बाहर निकाल देगा। d/dx की प्रॉपर्टी है कि वो कांस्टेंट को बाहर निकाल देगा। तो 100 आपका क्या कर गया, 100 से यहाँ से बाहर आ जाएगा। 100 आपका क्या कर गया, 100 आपका बाहर आ गया, क्या बच गया, d/dx ऑफ e रेज़ टू द पावर 5x। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या निकल के आएगा, 100 इंटू में 5 इंटू में e रेज़ टू द पावर 5x। 100 इंटू में 5 क्या हो गया, 500 इंटू में e रेज़ टू द पावर 5x। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू में 100 इंटू में e रेज़ टू द पावर 5x। आपने स्टार्ट किया 100 इंटू में e रेज़ टू द पावर 5x से, आपको एंड में क्या मिल गया, 100 इंटू में e रेज़ टू द पावर 5x। यानी कि यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, आइगन फंक्शन इक्वेशन को फॉलो, आइगन वैल्यू इक्वेशन को यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है। और जो आपकी आइगन वैल्यू है 5 वो क्या रही, सेम टू सेम रही। अगर आपने यहाँ पर 100 की जगह 1000 लिया तब भी जो आपके पास आइगन वैल्यू निकल कर आएगी, क्या निकल कर आएगी, वो 5 ही निकल कर आएगी। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन आपके पास आइगन फंक्शन गिवन है और अगर आपने उस आइगन फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके बाद भी जो आपकी आइगन वैल्यू है उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका यूज़ करेंगे हम आगे जाकर। अभी मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, आखिर आइगन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हर्मिटिसिटी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इन हर एक प्रॉपर्टी का हम लोग आगे जाकर यूज़ करेंगे। जब मैंने आपको बताई थी ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़, मैंने आपको कहा था कि ऑपरेटर डायरेक्शन होता है नेचर का, हमने यहाँ पर यूज़ किया उसका। मैंने आपसे कहा था ऑपरेटर का, अगर मैं ऑपरेटर का स्क्वायर का मतलब क्या है, ऑपरेटर को 2 बार लगाना है, हमने यहाँ पर यूज़ किया। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि सारे के सारे ऑपरेटर लीनियर होते हैं। लीनियर ऑपरेटर वो होते हैं अगर आप फंक्शन के सम करके उसके ऊपर लगा लो या फिर फंक्शन को, ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर अलग लगा के जोड़ लो, सेम बात आएगी। उसका तो यूज़ हम बहुत देर से कर ही रहे हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो लीनियर ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है अगर फंक्शन और ऑपरेटर और फंक्शन के बीच में कोई कॉन्स्टेंट है तो वो उस कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देगा, उसका भी यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हर एक प्रॉपर्टी का यूज़, जैसे हम ऑपरेटर की प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही जो भी प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका यूज़ भी हम आगे जाकर करेंगे। तो हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हर एक चीज़ को आप क्लासीफाई करिए कि ये प्रॉपर्टी ऑपरेटर की है, ये फीचर्स कम्यूटेटर के हैं, ये फीचर हर्मिटिसिटी के हैं, और इन सबको इस सीक्वेंस के अंदर ही याद कीजिए। सीक्वेंस में याद करोगे तो आपको जल्दी ईजिली चीज़ें याद हो जाएंगी और समझ में भी आपको आएंगी। ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, आइगन फंक्शन की। इफ़ कॉन्स्टेंट इज अटैच विद ऑपरेटर देन इट इंक्लूड्स इन आइगन वैल्यू। अगर आपके पास ऊपर वाले केस के अंदर आपके पास आइगन फंक्शन के साथ कांस्टेंट अटैच था, इस वाले केस के अंदर क्या है, आपका ऑपरेटर के साथ कांस्टेंट आपने अटैच किया है। मान लीजिए अगर आपका कोई आपका जो है इस टाइम 100 कहाँ पे है, आपका ये 100 मैंने अटैच कर दिया ऑपरेटर के साथ। इस बार ये अंदर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया e टू द पावर 5 के साथ। आप इस वाले केस के अंदर देखिए, जहाँ आप इस वाले केस के अंदर देखिए, आपने 100 किससे मल्टीप्लाई किया था, आपने 100 मल्टीप्लाई किया था फंक्शन के साथ। लेकिन इस वाले केस में आप 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑपरेटर के साथ, इस वाले केस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑपरेटर के साथ, इस वाले केस में मल्टीप्लाई किया था आपने फंक्शन के साथ। जब आपने फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो आपके पास आइगन वैल्यू थी 5 निकल कर आई, उसने कोई भी अफेक्ट नहीं किया। लेकिन अगर आपने फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और आप इसको चेक करोगे तो आपका e रेज़ टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या निकल कर आएगा, वो तो आपका निकल कर आएगा 5 इंटू में e रेज़ टू द पावर 5x। आप यहाँ से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल आ गया, 500 निकल कर आ गया। फंक्शन आपका यहाँ पर क्या था, साई था, ऑपरेटर आपका ये क्या था, ये पूरा की पूरा ऑपरेटर है। आपका निकल कर क्या आया, आपका निकल कर आया ए इंटू में ये आपका क्या है, साई आपको वापस मिल गया। तो यहाँ पर आपकी जो आइगन वैल्यू है वो क्या हो गई, वो आपकी 500 हो गई। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ अटैच है तो वो आइगन वैल्यू के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका वो कांस्टेंट ऑपरेटर के साथ अटैच हो गया तो वो आइगन वैल्यू के ऊपर अफेक्ट करता है। मैंने उसका एग्जांपल अभी यहाँ पर देख लिया। तो ये प्रॉपर्टीज होती है मेरी आइगन वैल्यू की। आइगन फंक्शन इक्वेशन क्या होता है, आइगन फंक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों की हम लोग बात कर चुके। अब हम लोग
पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 ऑफ हर्मिटिसिटी। मैं प्रॉपर्टी नंबर 4, वैसे कि मैं आपको 4 बता चुका हूँ। पहले मैंने आपको बताई थी समेशन सब्ट्रैक्शन, दूसरी क्या बताई थी मल्टीप्लिकेशन वाली, तीसरी बताई थी कोम्यूटेटर वाली, चौथी बताई थी एंटी कोम्यूटेटर वाली। तो ये बेसिकली क्या उनसे हो गई नंबर 5 हो गई, लेकिन मैंने थर्ड और फोर्थ एक ही साथ पढ़ ली थी, कोई बात नहीं। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है? चौथी प्रॉपर्टी होती है हर्मिटिसिटी की। हर्मिटिसिटी की चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑर्थोगोनल। चौथी प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास 3 टर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपको पहली मिलेगी नॉन आइगन फंक्शन मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा? नॉन डीजनरेट मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा? ऑर्थोगोनल मिलेगा। पहले आप इनके मतलब को समझिए। अभी अभी हमने आइगन फंक्शन पढ़ लिया, आई होप आपको आइगन फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर नॉन डीजनरेट क्या होता है। जब आप लोग एनर्जी लेवल्स को पढ़ते हो, अगर आपके पास किसी 2 लेवल की एनर्जी सेम निकलती है तो आप क्या बोलते हो उसको? ये दोनों ऑर्बिटल क्या हैं? डी जनरेट ऑर्बिटल हैं। तो वही चीज़ मेरी यहाँ पर भी है। डी जनरेट का मतलब क्या होता है? सेम। नॉन डी जनरेट का मतलब क्या होता है? अलग अलग, डिफरेंट। उसका मतलब यहाँ पर भी सेम ही है। नॉन डी जनरेट आइगन फंक्शन, कोई भी आपके पास फंक्शन, लेकिन वो क्या है? नॉन डी जनरेट है। आइगन फंक्शन क्या देते हैं? आइगन फंक्शन आपको आइगन वैल्यू निकाल के देते हैं। अगर ये मेरे पास नॉन डी जनरेट है, इसका मतलब दोनों के दोनों आइगन फंक्शन की जो मेरी वैल्यू निकल कर आएगी, आइगन वैल्यू निकल कर आएगी, वो क्या होगी? अलग अलग निकल कर आएगी। अगर आपके पास कोई 2 फंक्शन मान लो, आप साई एम मान लो और साई एन मान लो, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आपके पास आइगन वैल्यू क्या है? ए है, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी आपके पास? बी होगी। यानी कि ए नहीं होगी, आपके पास क्या निकल कर आएगी? अलग अलग निकल कर आएगी। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखो नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन क्या होते हैं। अगर ए ऑपरेटर साई एम क्या दे, ये आपकी क्या आइगन वैल्यू है, वापस आई एम दे देगा। दूसरा आपने क्या किया? इसी ऑपरेटर को किस पे लगाया? दूसरे फंक्शन पे लगाया, साई एन पे लगाया। आपने क्या पाया? आपने पाया एक अलग आइगन वैल्यू। अगर आपका सेम ऑपरेटर अलग अलग फंक्शन के ऊपर लगने के बाद अलग अलग आइगन वैल्यू देता है, तो उसे मैं उन फंक्शन को मैं क्या बोलता हूँ? नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन। नॉन डीजनरेट का मतलब होता है डिफरेंट वैल्यू देगा। वो डिफरेंट वैल्यू किसकी देगा? आइगन वैल्यू की देगा। नॉन डीजनरेट का मतलब हो गया डिफरेंट वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू। फंक्शन की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर क्या मतलब हो गया? नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन का मतलब हुआ कि अगर आप सेम ऑपरेटर 2 फंक्शन के ऊपर लगाओगे तो आपके पास अलग अलग आइगन वैल्यू निकल कर आएगी। अगर मैं बात करूँ डीजनरेट आइगन फंक्शन क्या होता है, उसका मतलब होता है कि अगर आप सेम ऑपरेटर को 2 अलग अलग फंक्शन के ऊपर लगाओगे, सेम ऑपरेटर को 2 अलग अलग फंक्शन के ऊपर लगाओगे, तो आपके पास क्या? सेम वैल्यू, सेम आइगन वैल्यू निकल कर आने वाली है। इसका मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात किसी कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन की। तो इसका मतलब तो आप समझ चुके हैं। अब क्या बच गया आपके पास? बच गया ऑर्थोगोनल क्या होता है। तो ऑर्थोगोनल आपने वहाँ पढ़ा होगा जब आप क्या पढ़ते हो? वेक्टर्स को पढ़ते हो। आप यहाँ पर देखते हो आपके पास 2 वेक्टर हैं, तो ए डॉट बी क्या होता है? आपका 0 होता है। इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो ऑर्थोगोनैलिटी। इसको आप कैसे खोलते हो? इसको आप खोलते हो ए बी कोस थीटा। आपका थीटा क्या हो जाता है? जब 90 डिग्री, जब आपके पास कोई चीज़ 90 डिग्री पे होती है तो आप उसे क्या बोलते हो? उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ऑर्थोगोनल होता है। इसका मतलब ए डॉट बी क्या हो गया? 0 हो गया। कैसे खोलते हो? ए बी कोस थीटा, थीटा क्या हो गया? 90 हो गया। कोस 90 क्या होता है? 0। तो ये आपका 0 हो जाएगा कब? जब आपका थीटा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। जब आपके पास थीटा 90 डिग्री का होता है तो आप वहाँ पर बोलते हो कि आपका ए डॉट बी क्या हो गया? 0 हो गया। उस चीज़ को आप बोलते हो कि ये दोनों वेक्टर तो आपके ऑर्थोगोनल है। तो यही चीज़ मेरे पास कहाँ पर आती है? इसको आप रिप्रेजेंट इस चीज़ से भी कर सकते हो क्या? ए बी डी टाउ इजकल टू 0। आप इसको ऐसे इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो क्वांटम के अंदर आप कैसे करते हो? अगर आपके पास बोल रहे हो कि आपके कोई 2 फंक्शन ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब क्या? उसका इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम एलिमेंट क्या निकल कर आएगा? 0 निकल कर आएगा। आपका साई एम और साई एन ऑर्थोगोनल तब होगा जब उसका इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इसके अंदर देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट में लिखा हुआ है नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑर्थोगोनल। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपके पास नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन है, कोई आपके पास 2 फंक्शन है, वो कैसे हैं? नॉन डीजनरेट हैं। कोरस्पॉन्डिंग टू हर्मिशियन ऑपरेटर। ऑपरेटर मेरा क्या? कोरस्पॉन्डिंग टू किसी भी ऑपरेटर की कोरस्पॉन्डिंग की बात कर रहा है, और वो मेरा ऑपरेटर कैसा है? वो ऑपरेटर आपका हर्मिशियन है। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है? आपको पता है। नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन क्या होता है? ये आपको पता है। ऑर्थोगोनल क्या होता है? ये आपको पता है। तो इस स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा ये कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या हुआ है? आपने क्या किया? लेट अस कंसीडर साई एम और साई एन आर टू नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन। आपने कोई 2 डीजनरेट आइगन फंक्शन ले लिए। अगर ये नॉन डीजनरेट का मतलब क्या हुआ? इनके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू आएगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। और आपने जो ये फंक्शन लिए किसके कोरस्पॉन्डिंग लिए? आपने लिए हर्मिशियन ऑपरेटर ए ऑपरेटर के कोरस्पॉन्डिंग आपने क्या किया? आपने 2 आइगन फंक्शन ले लिए नॉन डीजनरेट। अगर ये आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि ये ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी कि आपको प्रूफ करना है इंटीग्रल ऑफ साई एम इंटू साई एन डी
डी टाउ क्या निकल कर आएगा आपके पास, 0 निकल कर आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको गिवन क्या क्या है। आपको गिवन है, आपने क्या कंसीडर किया, आपने साई एम और साइन एम कंसीडर किया, वो कैसे हैं, नॉन डीजनरेट हैं। अगर ये आपके नॉन डीजनरेट हैं तो ए ऑपरेटर ए साई एम क्या हो गया, ए एम साई एम हो गया, और ए साई एन क्या हो गया, ए एन साई एन हो गया। जो आपकी आइगन वैल्यू है ए एम और ए एन है वो क्या है, इक्वल नहीं है, वो क्या है, अलग अलग है। मैंने कंडीशन साथ में यहाँ पर लिख दी। आपका जो ए एम है, जो आपका आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू साई एम है, और जो आपका ए एन है आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू साई एन, वो आपके पास इक्वल नहीं है, तभी तो वो क्या हुए, नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन हुए। इन दोनों डीजनरेट आइगन फंक्शन को आपने क्या किया, सेम ऑपरेटर यानी कि सेम हर्मिशियन ऑपरेटर ए ऑपरेटर से आपने अप्लाई कर दिया। आप ये कह रहे हो कि अगर ये आपके नॉन डीजनरेट हैं तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शन है साई एम और साई एन, ये क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। इसका प्रूफ आप किस तरीके से कर सकते हो, जब मैंने आपको हर्मिटिसिटी पढ़ाई थी तो मैंने वहाँ पर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया था कि आखिर हर्मिटिसिटी का क्या होता है। उसके बाद हमने चेक किया था कि हर्मिटिसिटी होती है, कोई भी फंक्शन आपका हर्मिशियन है या नहीं है, वो हमने चेक किया था विद द हेल्प ऑफ हर्मिशियन एडजॉइंट मेथड या फिर डैगर मेथड से। लेकिन उसके जस्ट पहले मैंने आपको कुछ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया था हर्मिटिसिटी का आखिर क्या होती है। हर्मिटिसिटी जो किसने दिया था, जो हर्माइट ने दिया था। उसने कहा था कि कैसे चेक करते हो अपने हर्मिटिसिटी को, आप वहाँ पर चेक करते हो, आपको क्या करना है, आपको ऑपरेटर को दोनों फंक्शन के बीच में लगाना है, फंक्शन के और फंक्शन के कॉन्जुगेट के क्या करना है, बीच में आपको फंक्शन को लगा देना है। अगर आपके पास कोई दो फंक्शन गिवन है, मान लीजिए आपके फंक्शन के कौन से गिवन है, जी, आपके पास मान लो कोई साई एम गिवन है और आपके पास साई एन गिवन है, तो आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन के कॉन्जुगेट के और दूसरे फंक्शन के बीच में आपको क्या करना है, ऑपरेटर को लगाना है ओवर डी टाउ। अगर आपकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आपको क्या करना है, आपको ऑपरेटर को इंटरचेंज करना है, आपको ऑपरेटर को क्या करना है, आपको ऑपरेटर की पोजीशन को इंटरचेंज करना है। और जब आप ऑपरेटर की पोजीशन को इंटरचेंज करोगे तो जो आपका ऑपरेटर है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, कॉन्जुगेट लग जाएगा, उसके ऊपर क्या लग जाएगा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर साइन एन कर दिया, ए का भी मैंने कॉन्जुगेट लगा दिया ऑपरेटर के ऊपर, यहाँ पर क्या है आपका साइन एम, ऐसा कि ऐसा आ गया इसका डी टाउ। अगर ये चीज़ मेरे पास इक्वल निकल कर आ गई, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो आपका ऑपरेटर ए है वो कैसा है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। अब यहाँ पर आपको जो ऑपरेटर है हर्मिशियन वो गिवन है। अगर आपको वो चीज़ गिवन है तो आप यहाँ से बोल सकते हो, आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये चीज़ मेरी क्या है, ट्रू है। ये चीज़ ट्रू क्यों है, क्योंकि आप हर्माइट ने जो एक्सप्रेशन दिया था हर्मिशियन होने का, वो क्या था, वो हर्मिशियन होने का ये था कि आप ऑपरेटर को दोनों फंक्शन के बीच में लगा दो, उसको सैंडविच की तरह बीच में लगा दो, ऑपरेटर बीच में, एक फंक्शन है कॉन्जुगेट, दूसरा फंक्शन, उसके बाद क्या करो, फंक्शन की आप वैल्यू को रिप्लेस कर दो। जब आप उसको रिप्लेस करोगे तो आप ऑपरेटर क्या कर दोगे, कॉन्जुगेट कर दोगे, और उसको इंटीग्रेट कर दो वॉल्यूम एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग, तो आपके पास वैल्यू क्या निकल कर आएगी, सेम निकल कर आएगी। ये कहा था हर्माइट ने, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था। अब आपको पता क्या क्या है, आपको ये पता है कि आपको पता है कि ए साई एम क्या है, आपके पास ए साई एम आपके पास क्या है, ए एम साई एम है, ये आपको पता है। आपको ये पता है कि ए ऑपरेटर साई एन है वो क्या है, वो आपका ए एन साई एन है। ये दोनों चीज़ें आपको पता है। अगर आपकी ये वाली चीज़ ट्रू है, अगर आपकी ए ऑपरेटर साई एम इंटू में ए एम इंटू साई एन ट्रू है, और आप कह रहे हो कि जो आपका अगर ये आपका ट्रू है तो आपका ये भी ट्रू हो गया, आप क्या कर दो, पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट लगा दो। कॉन्जुगेट लगाया तो आपने यहाँ भी कॉन्जुगेट लगा दिया, यहाँ भी कॉन्जुगेट लगा दिया, क्या निकल कर आ जाएगा, ए एम का कॉन्जुगेट लगा दिया और साई एम का भी कॉन्जुगेट लगा लिया। मैंने दोनों साइड क्या कर दिए, कॉन्जुगेट ले लिए। अब आपका यहाँ पर आप लिख रहे हो साई एम का स्टार इंटू में ए इंटू साई एन का डी टाउ इक्वल टू साई एन ए स्टार साई एम का स्टार इंटू डी टाउ। ये कंडीशन मेरी सही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो आपका ऑपरेटर ए है वो क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। अगर ये आपका ट्रू है तो आपका ए इंटू साई एन क्या है, ए इंटू साई एन तो आपका छोटा ए इंटू साई एन है, छोटा ए इंटू साई एन है। उसके बाद आप क्या कह रहे हो, ए स्टार इंटू में साई एम का स्टार क्या है, ये तो आपका ए स्टार एम इंटू में साई एम का स्टार है। अभी हमने यहाँ पर बात की इस चीज़ की भी, तो आपने इसको इस तरीके से इसको लिख दिया। उसके बाद आप कह रहे हो कि जो आपका ए है, आप कह रहे हो हर्मिशियन ऑपरेटर के कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी वैल्यू निकल कर आती है, आइगन वैल्यू जो निकल कर आती है वो कैसे निकल कर आती है, वो रियल निकल कर आती है। अगर ये रियल निकल रही है, कॉन्स्टेंट है, तो इसको क्या कर सकते हो, आप बाहर निकाल सकते हो। आपने इस कॉन्स्टेंट को यहाँ से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और आप कह रहे हो कि जो आपकी वैल्यू है वो क्या है, रियल निकल कर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ए एम का स्टार भी क्या है, आपका ए एम के बराबर है। आपका जो ए एम का स्टार है वो क्या है, वो ए एम के बराबर है, क्योंकि आइगन वैल्यू तो मेरी रियल है। अगर वो रियल है तो उसमें आयोटा वाला पार्ट नहीं है। कॉन्जुगेट करते वक्त हम सिर्फ आयोटा की जगह माइनस आयोटा लगाते हैं। अगर आपके पास वैल्यू के अंदर कहीं भी, अगर आपके पास वैल्यू के अंदर कहीं भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो वो वैल्यू और उसका कॉन्जुगेट क्या करता है, सेम वैल्यू देता है। वो फंक्शन और वो कॉन्जुगेट क्या करता है, सेम वैल्यू देता है, अगर आपके पास कहीं भी आयोटा वाला पार्ट नहीं है तो आपको ये भी पता है कि जो आपका ए है वो कॉन्स्टेंट है, ए एम स्टार है वो कॉन्स्टेंट है। अगर आपका ए एम कॉन्स्टेंट है तो ए एम स्टार भी कॉन्स्टेंट ही होगा। वैसे तो वो इक्वल ही होगा, क्योंकि आपके जो आइगन फंक्शन है वो कैसी वैल्यू देंगे, वो रियल वैल्यू देंगे।
तो आप यहाँ से ए एम को भी बाहर निकाल सकते हो और ए को भी बाहर निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पर बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया साई एम का स्टार साई इंटू डी टाउ, अंदर यहाँ क्या बच गया साई एन का स्टार साई एम इंटू में डी टाउ। अभी दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में ही है, आप इसको इस तरीके से लिख लो या फिर आप इसको इस तरीके से लिख लो, बात क्या है सेम है, बात क्या है सेम है। आप दो फंक्शन को मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, फंक्शन को आप ऐसे कर लो, ए फंक्शन बी फंक्शन को कर लो या फिर बी फंक्शन ए फंक्शन को कर लो। जो हमने बात की थी कि आपका ए बी ऑपरेटर हमेशा बी ऑपरेटर के बराबर नहीं होता, वो हमने बात की थी ऑपरेटर के कंटेंट के, ऑपरेटर के कॉन्टेक्स्ट में। हम बात किसके अंदर कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फंक्शन में। तो आप फंक्शन को तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो या फिर फंक्शन को ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, बात क्या है सेम रहती है फंक्शन के केस में। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इक्वल टू के इधर ले आया। जब मैं इक्वल टू के इधर लेके आऊँ तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए इंटू में साई का एम स्टार इंटू में साई का एन इंटू में डी टाउ माइनस का ए एम का स्टार इंटू में साई एन इंटू में साई एम का स्टार डी टाउ इक्वल टू जीरो। ये आपका इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से साई एम का स्टार इंटू साई एम का स्टार इंटू में साइन को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। फिर आपके पास क्या बच गया, ए इंटू ए माइनस ए एम का स्टार। अब आप ये बोल रहे हो, यहाँ पर आप इसको ए एन बोल सकते हो, ये आपका क्या था ए एन था, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एन था। तो आप अब ये बोल रहे हो कि जो आपका ये जो आपका फंक्शन है ये कैसे हैं, ये है नॉन डी जनरेट आइगन फंक्शन। अगर ये नॉन डी जनरेट आइगन फंक्शन है तो इनके कोरस्पोंडिंग जो आइगन वैल्यू है वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। इसका मतलब जो आपका ए एम है वो नॉट इक्वल टू क्या है, वो ए एन है। ए एम तो आपका क्या रहेगा, ए एम का स्टार रहेगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो अगर आपका ए एम नॉट इक्वल टू ए एन है तो आपका ए एम स्टार भी नॉट इक्वल टू ए एन रहेगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट तो मेरा जीरो, ये वाला पार्ट तो मेरा जीरो नहीं है। इसका मतलब अगर ये जीरो नहीं है तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरा ये वाला पार्ट जीरो है। यही तो मुझे प्रूव करना था, यही तो मुझे प्रूव करना था। हमने इसको प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि इंटीग्रल ऑफ साई एम का स्टार इंटू साई एन का डी टाउ क्या होता है, जीरो होता है। हमने यहाँ पर इस चीज़ को ईजिली प्रूव कर लिया। यही प्रूव करने के लिए हम चले थे, हमने इसको भी प्रूव कर दिया। उसके बाद जो आपके पास अगली प्रॉपर्टी होती है किसकी, हर्मिशन की। जो मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ, प्रॉपर्टी हो गई है चारों की चारों प्रॉपर्टी को आपको याद करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहली ये थी समेशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर इज हर्मिशन। सेकंड क्या थी, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर इज हर्मिशन ओनली व्हेन दे कोम्यूट। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, तीसरी में आप कह रहे थे कोम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशन। आप इसको ऐसे बोल लो या फिर आप बोल लो एंटी कोम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर इज हर्मिशन। आप दोनों में से कोई भी चीज बोल सकते हो। चौथी प्रॉपर्टी हमने अभी भी पढ़ी, हमने क्या पढ़ी चौथी प्रॉपर्टी, नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन कोरस्पोंडिंग टू हर्मिशन ऑपरेटर इज हर्मिशन। हमने इस ऑर्थोगोनल, हमने अभी इस चीज़ की बात करी, क्या बात करी, नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन कोरस्पोंडिंग टू हर्मिशन ऑपरेटर इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या थी, आपके पास दो फंक्शन होंगे साई एन और साई एन, तो क्या प्रॉपर्टी होगी, साई एम इंटू साई एन इक्वल टू जीरो ओवर डी टाउ इक्वल टू जीरो होना चाहिए। हमने उसको भी यहाँ पर प्रूफ कर दिया। प्रूफ आपको याद हो ना हो, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको बतानी होती है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो आपको प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, आइगन फंक्शन की भी, ऑपरेटर्स की भी, कोम्यूटेटर की भी, डैगर की भी और हर्मिटिसिटी की भी, सबकी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी कह रहा है कि रियल ऑपरेटर विद मल्टीप्लिकेशन एज ऑपरेशन मस्ट बी हर्मिशन। अगर आपके पास कोई ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनका ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि पोजीशन, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपके पास ऐसे ऑपरेटर है विद मल्टीप्लिकेशन एज द ऑपरेशन मस्ट बी हर्मिशन, ये क्या रहेंगे आपके पास, ये ऑपरेटर कैसे रहेंगे, हर्मिशन रहेंगे। जब मैं आपको हर्मिशन प्रूव करा रहा था, मैंने यहाँ पर पी एक्स को हर्मिशन प्रूव किया था, मैंने वहाँ पर के एक्स को प्रूव किया था। हम बात कर लेते हैं पोजीशन की भी, एक्स कैसे हर्मिशन है। अगर आपका एक्स हर्मिशन है तो मैंने क्या किया, मैंने हर्माइट की दी हुई कंडीशन लगाई। हर्माइट की कंडीशन क्या थी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, साई स्टार ए साई इंटू डी टाउ इक्वल टू साई इंटू में ए स्टार डी टाउ। ये आपको क्या करना है, इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। इसको इक्वल प्रूव करने के लिए आपने क्या किया, आपने ऑपरेटर को एक्स के यहाँ पर लगा दिया। अब एक्स तो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, साई भी आपका फंक्शन, ये तो फंक्शन कर रहे हो, फंक्शन को आप ऐसे आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे करने में दिक्कत कब आती है, जब आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं, वहाँ पर आप ए बी ऑपरेटर को बी ऑपरेटर नहीं लिख सकते, तब लिख सकते हो जब वो कम्यूट कर रहे हो। लेकिन फंक्शन को आप साई ए इंटू साई बी को साई बी इंटू साई ए भी लिख सकते हो। प्लस जो मेरा बीच में एक्स है, मेरा क्या है, ये तो मेरा मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको ऐसे लिख लो या कैसे भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप कह रहे थे कि जो आपका पोजीशन ऑपरेटर होता है उसको आप क्वांटम केमिस्ट्री में यूज़ करने वाले हो। अगर आप उसे क्वांटम केमिस्ट्री में यूज़ करने वाले तो पक्का कैसा होगा, वो हर्मिशन होगा। अगर वो हर्मिशन ऑपरेटर है तो वो क्या होगा, मेरे पास साई स्टार आपके पास क्या होगा, एक्स स्टार क्या होगा, वो एक्स के बराबर होगा, क्योंकि ये ऑपरेटर मेरा क्या है, रियल ऑपरेटर
ऑपरेटर है, ये मेरा क्या है, रियल ऑपरेटर है। रियल ऑपरेटर विद मल्टीप्लिकेशन, रियल ऑपरेटर विद मल्टीप्लिकेशन, रियल ऑपरेटर विद मल्टीप्लिकेशन। अगर आपके पास कोई रियल ऑपरेटर है तो आपका एक्स स्टार क्या हो गया, एक्स के बराबर हो गया। और ये कंडीशन क्या है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों भी कंडीशन क्या है, सेम ही। आप इसको यहाँ लिख लो या फिर इसको यहाँ लिख लो, बात क्या है, सेम है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ इज अ कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन खुद ही क्या होती है, कोम्यूटेटिव होती है। तो आज हम लोगों ने इन फंक्शंस की बात की, इन प्रॉपर्टीज़ की बात की, और आज आपका जो है वो ऑपरेटर अलजेब्रा पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। कुछ प्रॉपर्टीज़ बच गई है। आइगन वैल्यू की क्या प्रॉपर्टी होती है और आइगन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी होती है आइगन फंक्शन की, उसको भी फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है, द समेशन ऑफ टू आइगन फंक्शन इज एन आइगन फंक्शन व्हेन दे हैव सेम आइगन वैल्यू। अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है, दो आइगन फंक्शन है और उनके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास सेम आइगन वैल्यू है तो उनका समेशन भी क्या होगा, आइगन फंक्शन होगा। चेक कर लेते हैं इस चीज़ को भी, कैसे कर लेते हैं, चेक कैसे करोगे। मान लो आपके पास कोई दो फंक्शन है, क्या है, ए साई वन फंक्शन है और साई टू फंक्शन है। सेम ऑपरेटर आपने इसके ऊपर लगाया, सेम ऑपरेटर आपने इसके ऊपर लगाया, आपके पास क्या निकल कर आ गई, सेम आइगन वैल्यू निकल कर आ गई। यही तो मैं कह रहा हूँ द समेशन ऑफ टू आइगन फंक्शन इज एन आइगन फंक्शन व्हेन दे हैव सेम आइगन वैल्यू। टू आइगन फंक्शन की बात कर रहा हूँ, कौन सा आइगन फंक्शन की बात कर रहा हूँ, साई वन और साई टू की बात कर रहा हूँ। ये दोनों, इन दोनों का समेशन कब आइगन फंक्शन होगा, जब इनकी आइगन वैल्यू सेम होगी, यानी कि आपके पास आइगन वैल्यू क्या है, यहाँ पर सेम है। प्रूफ कैसे करोगे आप इसको, आपको क्या प्रूफ करना है, ये चीज़ आपको गिवन है, ये चीज़ आपको क्या है, गिवन है। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि साई वन प्लस साई टू भी क्या है, साई वन प्लस साई टू भी क्या है, आइगन फंक्शन इक्वेशन को प्रूफ, आइगन फंक्शन इक्वेशन को फॉलो करता है। फॉलो करने के लिए आपको क्या लगाना है, इसके ऊपर आप क्या कर दो, ऑपरेटर लगा दो। आपने इसके ऊपर क्या किया, ऑपरेटर को लगा दिया। साई वन आपका क्या है, साई वन तो आपका ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, फंक्शन को अलग फंक्शन को जोड़ के ऑपरेटर लगा लो या फिर अलग अलग करके अलग अलग ऑपरेटर लगा के उसको बाद में जोड़ लो, एक ही बात होती है। तो मैंने क्या किया, एक ऑपरेटर मैंने साई वन पे लगाया, मैंने किस पे लगा दिया, साई टू पे लगा दिया। तो मैंने क्या लिखा, ए साई वन प्लस ए साई टू मैंने यहाँ पर लिख दिया। ए साई वन तो आपका क्या है, छोटा ए साई वन, छोटा ए साई वन। बी ए ऑपरेटर साई टू क्या है, आपकी आइगन वैल्यू सेम है, तो ये क्या हो गया, ए इंटू साई टू, ए इंटू साई टू। अगर ये आपके दोनों की दोनों आइगन वैल्यू सेम है, अगर ये आपकी दोनों की दोनों आइगन वैल्यू सेम है तो आप इसे कॉमन ले लोगे बाहर। लेकिन अगर आपकी यहाँ पर ये वैल्यू सेम ना होती, अगर आपकी ये वैल्यू सेम ना होती, मान लो यहाँ पर A1 होती और यहाँ पर A2 होती, तो क्या आप यहाँ पर इसको कॉमन ले सकते थे। अगर आप इसको कॉमन नहीं ले पाते तो आप इसको क्या इस फॉर्म में लिख सकते हो, ए इंटू में साई वन प्लस टू। मान लो कि अभी क्या है, ये अभी सेम है, अगर ये अभी सेम है तो आपने क्या किया, ए कॉमन कर दिया, क्या बच गया, साई वन प्लस साई टू। साई वन प्लस साई टू चले थे, साई वन प्लस साई टू मिल गया, तो आपके पास क्या निकल कर आया, ये आपकी कैसी है, आइगन फंक्शन है। और आपने एक चीज़ और देखना, आप मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द समेशन ऑफ टू आइगन फंक्शन, द समेशन ऑफ टू आइगन फंक्शन इज ए आइगन फंक्शन व्हेन दे हैव सेम आइगन वैल्यू। अगर इनकी वैल्यू, अगर मेरी जो इनकी आइगन वैल्यू है वही मेरी किसकी निकल कर आएगी, वही मेरी समेशन की निकल कर आएगी, वही मेरी समेशन की भी निकल कर आएगी। अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है साई वन और साई टू, वो किसी ऑपरेटर ए ऑपरेटर के साथ में क्या है, आइगन फंक्शन इक्वेशन को फॉलो करते हैं और क्या आपको उनकी जो आइगन वैल्यू क्या है, सेम है। ए वैल्यू साई वन भी दे रहा है, ए वैल्यू साई टू भी दे रहा है, तो साई वन प्लस साई टू भी आइगन फंक्शन इक्वेशन को फॉलो करेगा और उसकी आइगन वैल्यू भी क्या रहेगी, ए ही रहेगी। आप इसको इस तरीके से बोल लो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ डी जनरेट आइगन फंक्शन इज आइगन फंक्शन। हमें थोड़ी देर पहले बात की थी कि डी जनरेट क्या होता है, नॉन डी जनरेट क्या होता है। वहाँ मैंने कहा था अगर आपके पास सेम ऑपरेटर हो, दो अलग अलग फंक्शन हो, अलग अलग आइगन वैल्यू निकल कर आ गई तो उसे हम बोलते हैं नॉन डी जनरेट आइगन फंक्शन। अगर आपके पास आइगन वैल्यू सेम है तो इसे आप क्या बोलोगे, डी जनरेट आइगन फंक्शन। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है आइगन फंक्शन की, क्या होती है, समेशन ऑफ डी जनरेट आइगन फंक्शन इज आइगन फंक्शन। अगर आपके पास कोई दो आइगन फंक्शन है, उनके कोरस्पॉन्डिंग आपकी जो आइगन वैल्यू है वो सेम है, तो उनका जो समेशन है वो भी आइगन फंक्शन इक्वेशन को फॉलो करेगा। अगली प्रॉपर्टी यह है कि इफ़ टू ऑपरेटर कॉम्यूट, अगर आपके पास कोई दो ऑपरेटर कॉम्यूट करते हैं, देन दे हैव सेम सेट ऑफ आइगन फंक्शन, देन दे हैव सेम सेट ऑफ आइगन फंक्शन। यानी कि हम बात कर रहे हैं किसी दो ऑपरेटर की, दो ऑपरेटर, मान लो आपके पास कोई ए ऑपरेटर है और बी ऑपरेटर है। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ़ टू ऑपरेटर कॉम्यूट, अगर ये कॉम्यूट करे मतलब आपका जो ए ऑपरेटर है, बी ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, ये कॉम्यूट कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें कॉम्यूट कर रही हैं, देन दे हैव कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शन। कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शन मतलब ये कि दोनों के पास, दोनों की दोनों ऑपरेटर किसी एक फंक्शन के लिए आइगन फंक्शन इक्वेशन को फॉलो करेंगे। मान लो फंक्शन मेरे पास क्या है, तो अगर साई आपका, अगर आपका कोई ऑपरेटर, दो ऑपरेटर हैं, ए ऑपरेटर है, बी ऑपरेटर है, अगर ये दोनों कॉम्यूट कर रहे हैं और ए ऑपरेटर साई के कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो बी भी क्या करेगा, बी भी करेगा।
बी भी करेगा। इफ़ टू ऑपरेटर कम्यूट देन दे हैव कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शन, देन दे हैव कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शन। इनके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो दोनों की दोनों, अगर आपके पास कोई दो ऑपरेटर हैं, अगर आपके पास कोई दो ऑपरेटर हैं, दोनों ऑपरेटर कम्यूट करते हैं, तो ये दोनों की दोनों ऑपरेटर किसी एक फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग है। दोनों की दोनों ऑपरेटर किसी भी, अगर मान लो आपके पास कोई दो ऑपरेटर हैं, ये दोनों कम्यूट कर रहे हैं और ये वाला ऑपरेटर साई के साथ क्या कर रहा है, आइगन फंक्शन को फॉलो कर रहा है, तो बी भी करेगा, तो बी भी करेगा। अगर आपके पास ए और बी दो ऑपरेटर हैं, वो दोनों कम्यूट करते हैं, अगर बी जो है वो किसी साई के साथ आइगन फंक्शन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो बी ए भी करेगा। लेकिन अगर ये दोनों कम्यूट नहीं करते और अगर मान लो ए और बी है, ए और बी दो ऑपरेटर हैं, अगर आपका ए जो है वो साई के साथ कम्यूट कर, ए जो है वो साई के साथ आइगन फंक्शन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन ए और बी कम्यूट नहीं करते, ए और बी कम्यूट नहीं करते, तो बी जो है वो साई के साथ आइगन फंक्शन इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई दो ऑपरेटर हो, वो दोनों कम्यूट कर रहे हो, तो उन दोनों ऑपरेटर के कोरस्पॉन्डिंग सेम सेट ऑफ आइगन फंक्शन है, उन दोनों ऑपरेटर के कोरस्पॉन्डिंग सेम सेट ऑफ आइगन फंक्शन है। इस चीज़ को आप प्रूव करके देख लीजिएगा, बहुत इस तरीके से प्रूफ होगा। आपको क्या करना है, आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है कि अगर आपके पास दो ऑपरेटर कम्यूट करे देन दे हैव कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शन। इसको इस तरीके से बोल रहे हैं, फिर इसको उल्टा बोलो। उल्टा कैसे बोलूँगा मैं, उल्टा बोलूँगा इफ़ टू ऑपरेटर हैव कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शन देन दे कम्यूट। अगर मेरे पास कोई दो ऑपरेटर सेम सेट ऑफ आइगन फंक्शन है, मतलब क्या, मैं ए ऑपरेटर को भी साई पे लगाऊंगा तो भी ए साई मिल रहा है, बी ऑपरेटर को लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, बी साई। आइगन वैल्यू अलग अलग हो सकती है, आइगन वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन दोनों की दोनों ऑपरेटर सेम फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग क्या फॉलो कर रहे हैं, आइगन फंक्शन इक्वेशन को, सेम फॉलो कर रहे हैं आइगन फंक्शन इक्वेशन को। तो अगर आपके पास कोई दो ऑपरेटर किसी सेम फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो वो पक्का क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। मतलब क्या हो गया, ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कि ए बी ऑपरेटर साई इक्वल टू क्या हो गया, बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई हो गया। इसको कैसे प्रूव कर सकते हो, इसको मैं प्रूव कर देता हूँ। आप लोग तो मुझे पता है कुछ भी नहीं करोगे, आप बोलोगे सर ने कराया नहीं था, आप इसको छोड़ दोगे, लेकिन प्रूफ भी आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, उससे बेसिक जो है वो क्लियर होते हैं। आपको एक भी चीज़ क्रैम नहीं करनी है। अगर आपको कोई भी इंसान कुछ पढ़ा रहा है, आपको मैं नहीं, आपको कोई भी कुछ पढ़ा रहा है, तो आप उससे पूछो कि आखिर ये चीज़ निकल कर कहाँ से आई है। जब से आप लोगों ने 10th क्लास के बाद साइंस को चूज़ किया है, या फिर मैं बोलूँ 12th क्लास के बाद आपने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है, तब से आप समझ लो कि आपको क्रैमिंग कुछ भी नहीं करनी है। क्वांटम केमिस्ट्री में क्रैमिंग करने लायक कुछ भी नहीं है। आपके पास फॉर्मूले चीज़ें ड्राइव होती है, आपको फॉर्मूले को याद करना है, वो चीज़ क्रैमिंग नहीं होती। क्रैमिंग ये होती है आपको कंसेप्ट बताया ना गया हो, आप बस इस डायरेक्ट इस थ्योरम को याद कर लो, इसको याद कर लो, उसे बोलते हैं क्रैमिंग। आपको हर एक चीज़ को कराया जाएगा, उसके बाद आपको उन चीज़ों को याद रखना है कि क्या वो चीज़ें हैं, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और आज मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ नीचे पीडीएफ के फॉर्म के अंदर, आपको उन क्वेश्चंस को भी करके देखना है कि आपसे वो हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा दूंगा स्टार्ट करने से पहले। और ऐसा नहीं है कि 3 वीडियो के ऊपर 3 क्वेश्चन के ऊपर मैं पूरा 1 घंटा लगाऊंगा, 15-10 मिनट के अंदर हमारे सब के सब क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से वो क्वेश्चन को करना है। टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं बैठे हुए, हम लोग पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर आप कोर्स तो पूरा कराओगे, कोर्स तो पूरा कराओगे ना। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास फिलहाल रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, मैं इस टाइम भी इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसे अपलोड करूँगा एडिटिंग करके, तो उस सब चीज़ों में टाइम लगता है। मैं कम से कम भी एक दिन में यहाँ पर 5 से 6 घंटे दे रहा हूँ पूरी रिकॉर्डिंग के ऊपर, नोट्स बनाने के ऊपर, उसके बाद रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर एडिटिंग करता हूँ, उसके बाद उसे अपलोड करता हूँ, तो उन सब चीज़ों के अंदर 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो मैं इतना ही टाइम दे पा रहा हूँ, तो मैं एक दिन के अंदर पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एक लेक्चर ज़रूर दूँ और कोर्स आपका बिल्कुल पूरा होगा। थर्मोडायनामिक्स और क्वांटम खत्म होगी, उसके बाद ही हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ख़त्म का मतलब पूरी ख़त्म हो गई, जितनी भी आपकी CSIR नेट के अंदर जो आपका सिलेबस है ना, जितना भी सिलेबस दिया गया है वो पूरा की पूरा ख़त्म होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आधा सिलेबस पढ़ाऊंगा फिर नया टॉपिक शुरू कर दूंगा, उसका आधा पढ़ाऊंगा फिर नया शुरू कर दूंगा, फिर उसका आधा पढ़ाऊंगा और उसके बाद क्या बोलूँगा आपको कि यार अब एक एप्लीकेशन आ गई है, 5000 रुपये दे दो और आप सारा के सारा कोर्स ले लो। वो सब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, कोर्स पूरा मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं नवंबर के एंड तक जो है पूरी फिजिकल एटलीस्ट कंप्लीट करा दूँ, और पूरी फिजिकल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं
नवंबर के एंड तक कंप्लीट करा दूं। आपकी जो क्वांटम है इसकी कम से कम 50 से लेकर 60 लेक्चर क्वांटम के आने वाले हैं। बड़ी यूनिट है, बिल्कुल है बड़ी यूनिट, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल, आपको मज़ा आएगा क्वांटम केमिस्ट्री पढ़कर। अगर आपने क्वांटम केमिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़ी तो आप प्लीज़ क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ो। सारी की सारी केमिस्ट्री है, सारी की सारी जो केमिस्ट्री होती है, एस ऑर्बिटल कैसे बना हुआ है, पी ऑर्बिटल कैसे बना हुआ है, उनकी एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 क्यों होती है, डी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे जाके क्वांटम केमिस्ट्री से करने वाले हैं। क्वांटम केमिस्ट्री से आप सारी की सारी केमिस्ट्री को देखोगे कैसे आपकी चीज़ें हो रही है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 50-60 लेक्चर आएंगे, पूरे देखना। अगर आपको जहाँ पर कोई चीज़ समझ ना आती हो वहाँ मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर मुझे ये लेक्चर समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा धीरे पढ़ा दूंगा। लेकिन क्वांटम केमिस्ट्री पूरा देखना, और पेपर के अंदर आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ कर आओगे क्वांटम केमिस्ट्री का। आपने अगर पूरा कोर्स फॉलो करोगे तो आप दिसंबर 2020 का जो नेट का पेपर आएगा उसके अंदर क्वांटम केमिस्ट्री अगर 30 मार्क्स की आई तो वहाँ पर आपके 28 भी नहीं आएंगे, पूरे के पूरे 30 की 30 मार्क्स आएंगे। थर्मोडायनामिक्स हम इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर आपने थर्मोडायनामिक्स से पूरा कोर्स किया तो आपको अगर थर्मोडायनामिक्स से 15 नंबर की मिली एग्जाम के अंदर, 10-15 नंबर की अगर आई तो आपके वहाँ से पूरे नंबर आएंगे। थर्मो पढ़ने के बाद स्टैटिस्टिकल थोड़ी आपको ईजी लगेगी, जल्दी हो भी जाएगी, थोड़ी छोटी यूनिट है वो। उसके बाद अगर आपने क्वांटम पढ़ ली तो आपकी मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बड़ी इजीली हो जाएगी। तो ये 4 यूनिट आपकी तैयार हो जाएगी अगर आपने क्वांटम को अच्छे से पढ़ा। अगर आपने क्वांटम को अच्छे से पढ़ा तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर ही बहुत हेल्प मिलने वाली है। मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्वांटम से कनेक्ट करके पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस पूरे कोर्स के अंदर। पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कोई एप्लीकेशन आएगी या कुछ भी आएगी। आप मुझसे बार बार कमेंट्स में ये मत पूछे कि सर पूरा कोर्स कराओगे ना, पूरा कोर्स कराओगे ना। ट्रस्ट मी गाइस, मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा। क्वांटम और थर्मो को ख़त्म करने से पहले नया टॉपिक शुरू भी नहीं करेंगे। ओके, तो आप इसको प्रूव करते हैं कि आखिर ये मेरा जो हम प्रूव कर रहे थे, इफ टू ऑपरेटर हैव कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शन देन दे कम्यूट। आप कह रहे हो कि इफ टू ऑपरेटर हैव कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शन, यानी कि किसी एक आइगन फंक्शन की कोरस्पॉन्डिंग, ये क्या कर रहे हैं, आइगन फंक्शन इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि आपका ए साई इक्वल टू ए साई है, बी साई इक्वल टू बी साई है। तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है ए बी कम्यूटेटर इक्वल टू 0। तो आपको ये चीज़ें प्रूव करनी है। आप यहाँ से क्या बोल रहे हो, आपको यहाँ से पता है बी इंटू में साई क्या है, बी साई है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी इंटू में साई, बी इंटू में साई, बी इंटू में साई क्या हो जाएगा, बी इंटू में साई हो जाएगा, बी इंटू में साई। उसी तरीके से आपका बी को माइनस यहाँ पर कर दो, ये माइनस है यहाँ पर, तो आपका ए इंटू में साई क्या हो जाएगा, ए इंटू में साई हो जाएगा, ए इंटू में साई इक्वल टू 0। राइट, अब बी को कांस्टेंट हो गया, ए तो मेरा कांस्टेंट को मैं बाहर कर दूंगा, इसको मैंने बी को मैंने बाहर कर दिया। ए इंटू में साई बच गया, आपके पास क्या बच गया, ए इंटू में साई माइनस का बी ए को मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया, ए को मैंने छोटा कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, क्या बच गया, बी ऑपरेटर इंटू में साई। तो ये चीज़ आपके पास बच गई। इनको प्रूफ भी आप खुद करके देखा करो कैसे प्रूव करते हैं, मज़ा आएगा प्रूफ करने में। सब चीज़ आप इजीली प्रूफ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इसको आगे करते हैं। अब आपका ए इंटू में साई क्या होता है, ए इंटू में साई होता है बी इंटू में ए इंटू में साई। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए तो ऐसे ही है, बी इंटू में साई क्या है, बी इंटू में साई है। तो ए बी तो आपके रियल नंबर हैं, बी ए तो आपके रियल नंबर है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ए बी को इंटू बी ए कर सकते हो। ये आपके नंबर्स हैं, ये आपके कांस्टेंट वैल्यू है, ये रियल वैल्यूज़ है। तो इसको आप ए बी इंटू में बी ए कर सकते हो। 3 इंटू 5 को आप 5 इंटू 3 लिख सकते हो। लेकिन आप ऑपरेटर के टाइम पे नहीं कर सकते। ये ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर व बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आपके पास ये वैल्यूज़ हैं तो आप उसको लिख सकते हो। तो ये और ये तो सेम ही चीज़ हो गई ना, ये और तो सेम चीज़ हो गई, तो कट के क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये आपने इजीली क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने ऑपरेटर अलजेब्रा को कंप्लीट किया है, पूरा की पूरा कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर के, आज के लेक्चर के बाद आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को करके देखना। सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। वो CSIR नेट में कितने क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हैं, गेट में कितने क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन है, IIT जैम में कितने क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हैं। एक बार खुद करके देखो, अगर आपसे नहीं होते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना प्लीज़, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से पहले इसे करा दूंगा। और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा थर्मोडायनामिक्स का, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। और अभी तक आपने अगर मेरे लेक्चर को, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स देख रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।